हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में। मैंने दोस्तों ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज के 13 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और ये इस लेक्चर सीरीज का फाइनल लेक्चर है, इसका आखिरी लेक्चर है दोस्तों। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर सीरीज को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जो दोस्तों आपके लिए प्लेसेस न्यूज में रहते हैं या फिर वर्ल्ड में या भारत के अंदर जो भी स्थान न्यूज में रहते हैं, उनकी मैं एक सीरीज लेके आऊँगा। उनमें मैं 3-4 लेक्चर में वो सभी एक साल में जो भी आपके प्लेसेस जो स्थान न्यूज में रहते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लूँगा। उसमें दोस्तों मैं यूपीएससी के अंदर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से मतलब सीधा सीधा तो कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इर्द गिर्द ही सवाल बनाती है। अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई न्यूज में कोई टॉपिक रहता है तो वो दोस्तों मैं उसके लिए सीरीज लेकर आऊँगा। पिछले एक साल के जितने भी करंट में जो प्लेसेस या स्थान रहे हैं वो सारे के सारे उस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, आज जो फाइनल लेक्चर है इसमें आज मैं डिस्कस करूँगा आपके लिए, ये होगा दोस्तों, इसमें हमारे देश के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि बुनियादी विकास, समावेशी विकास किस प्रकार का है, तो सभी बातें इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ पीपीपी मॉडल, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल और भारत की जो एक आप कह सकते हैं पूंजीवादी विचारधारा और या फिर आप समाजवाद विचारधारा के बारे में भी थोड़ी बहुत ही बातें इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जो दोस्तों चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे कि थोड़ा सा मुझे आगे आने समय में भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें बुनियादीगत ढांचे की। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2022 के अंतर्गत, 2022 के मेंस में जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है। इसको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, बुनियादी ढांचागत परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है। भारत में रेलवे स्टेशन के पुनः विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है दोस्तों, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि ये आपका क्वेश्चन है ये भी आपका अच्छे से हल हो जाए। ठीक है, 150 शब्दों में आपको लिखना है और ये 10 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अब दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे थोड़ा सा मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि भारत के अंदर जो समावेशी विकास है वो किस प्रकार का है। पहले बात करते हैं दोस्तों अपने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ आखिर क्या टर्म है और किस प्रकार का ये एक किस्म से अपने अंदर कुछ डेफिनेशन को ले रखे हैं। आपने बोल दिया कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ, लेकिन दोस्तों जितना इसका छोटा नाम है इतने ही बड़े इसकी इसकी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है दोस्तों इसकी। मतलब जो इंक्लूसिव ग्रोथ को आप कह लीजिए कि एक वर्ड में या फिर एक वर्ड में आपको इसको बिल्कुल भी इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पहले तो आप देखिए क्या होता है दोस्तों। वो ग्रोथ जो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मतलब जैसे कि आप एक अर्थव्यवस्था में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि हम मैं इस देश का निवासी हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये सब चीज़ें, अगर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, स्टेक होल्डर, ये सभी चीज़ें अगर आप अपने देश के अंदर अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें महसूस है, तो आप एक इंक्लूसिव विकास की जीडीपी के अंदर, एक इंक्लूसिव देश के अंदर अपना वास कर रहे हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं सोशल की बात करूं, सोशल के अंदर अगर आपको ये चीज़ें सब मिल रही है, अफोर्डेबल एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी हेल्थ केयर मिल रहा है, सोशली ट्रीटमेंट मिल रहा है, जेंडर पैरिटी मिल रही है, रीजनल पैरिटी मिल रही है, तो ये सभी के सभी सोशल यानी समाज के अंदर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप एक इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर यानी एक समावेशी विकास के अंदर अपना वास कर रहे हैं। वहीं अगर इकोनॉमी की बात करूं दोस्तों मैं, फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आपका अच्छा है या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपके अच्छे हो रहे हैं, अगर आप देश के अंदर कृषि भी करते हैं तो अगर आपके अंदर एग्रीकल्चर भी डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट आपका अच्छा है, वहीं अगर कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है और रिलायंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टॉक, ये इकोनॉमी सेक्टर के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप समावेशी विकास चाहते हैं। वहीं दोस्तों पॉलिटिकल में आप देख सकते हैं सेफ बॉर्डर, बियॉन्ड डिक्रिमिनेशन, जीरो करप्शन, इन्वायरमेंटल के अंदर रिडक्शन टू द वेटेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया फ्लोरा एंड फौना,
इंक्लूजन ऑफ फ्यूचर जनरेशन नीड स्टेक होल्डर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी एंड मीडिया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये चीज़ें सब अपने आप को समा के रखते हैं अपने देश के अंदर या फिर अब किसी भी आप देश में रह रहे हैं, तो आपके लिए ये सब चीज़ें अगर आपके लिए पर्याप्त हैं तो आप एक इंक्लूसिव ग्रोथ में रह रहे हैं। तो यही एक डेफिनेशन है दोस्तों, आपके एक छोटी सी डेफिनेशन, और इसको आपको मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। दोस्तों इन्वायरमेंट को अगर साथ लेके किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर इन्वायरमेंट को हम साथ लेके कोई भी इन्वायरमेंट को हानि ना हो, जैसे कि हम अभी हाल ही में अपने देश के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि कभी भी कोई भी आने वाले फ्यूचर में भी यह जब उसका निर्माण कर रहे हैं तो कभी उसका इन्वायरमेंट का कोई दूषित ना हो या इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अगर जैसे कि हम देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर बड़े आयात में जंगल काटे जाते हैं, बड़े क्षेत्र पर जंगल काट के तब हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ में वो काउंट किया जाएगा अगर आपने किसी भी इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचाते हुए आपने कोई डेवलपमेंट किया, उसे दोस्तों कहा जाता है समावेशी डेवलपमेंट यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसको कहा जाता है। ये दोस्तों डेफिनेशन थी इंक्लूसिव ग्रोथ की, इसलिए आप ये क्वेश्चन पीछे जो मैंने आपसे पूछा था 2022 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन था, इसकी आप अच्छे से डेफिनेशन दे सकते हैं बाजार के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको बाजार के रेस्पेक्ट में आप इसको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब दोस्तों जो समावेशी विकास है उसको अर्थ के आधार पर समझ लेते हैं। समावेशी विकास समृद्धि की गति और पैटर्न दोनों को दर्शाती है, ये दोनों एक दूसरे से अर्थ संबंधित है, इन दोनों को एक साथ संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। समावेशन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समानता, अवसर की समानता, बाजार रोजगार में संक्रमणकालीन अवधि संरक्षण शामिल हैं। अतः समावेशन किसी भी सफल समृद्धि रणनीति का एक अनिवार्य घटक है। यह है दोस्तों इसका अर्थ, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ। अब दोस्तों मैं इसको गरीबी न्यूनीकरण के समावेशन के बारे में देख लेता हूँ कि किस प्रकार से इसको एक पॉवर्टी के आधार पर या गरीबी के आधार पर इसको नापा जाता है। विकास सतत बनी रहे, गरीबी न्यूनीकरण प्रभावी हो या फिर विकास हेतु समावेशी होना आवश्यक है, जिससे संबंधित चिंताओं का पारंपरिक रूप से गरीबी और सर्वाधिक वंचित वर्गों का लाभ पर्याप्त रूप से प्रभाव उसके रूप में देखा जा सके। तो ये है दोस्तों एक समावेशी विकास। समावेशी विकास मैंने आपको पिछले उसमें बताया, पिछली स्लाइड में बताया, इसमें बताया दोस्तों मैंने कि इस प्रकार से अगर आपके पास ये सब चीज़ें बुनियादी चीज़ें आपके साथ अवेलेबल है तो आप एक समावेशी जीडीपी के अंदर या समावेशी देश के अंदर निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों समावेशी मापा जाता है। या फिर क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं, इसमें समावेशी दोस्तों एक अन्य पहलू यह है कि विकास प्रक्रिया सभी राज्यों तथा सभी क्षेत्रों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। हाल के वर्षों में समावेशन के क्षेत्रीय आयाम को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप पहले के पिछड़े राज्यों में कई राज्यों में समृद्धि के स्तर पर उल्लेखनीय सुधार किए देखे जा रहे हैं और राज्यों के बीच जो समृद्धि दर है, जो ग्रोथ दर है, वो विद्यमान अंतराल कम हुए हैं। दोस्तों ये सब चीजें हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है कि समावेशी विकास होता क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंक्लूसिव ग्रोथ के एक एलिमेंट है, इनको ध्यान रखना है। अगर आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो रही है तो आप समावेशी विकास के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छे से हो रहा है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी रिडक्शन हो रही है यानी कि गरीबी जो है नीचे आ रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रही है, सेक्टर सोशल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होता है। ये है दोस्तों आपका समावेशी विकास। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके लिए यूपी पीसीएस के या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम के होते हैं पीसीएस के लेवल, वो सभी के सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। यूपीएससी भी 2 क्वेश्चन पूछ चुकी है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके दोस्तों जो जीडीपी होती है हमारी, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हमारे देश के अंदर गरीबी है, एम्प्लॉयमेंट है या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, ये सब चीज़ें दोस्तों हैं, तो हमारे देश की जो जीडीपी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्तर पर अपना करती है। ठीक है, बहुत अच्छे स्तर पर ग्रोथ करती है। तो यही बातें हैं दोस्तों, हमारे देश के अंदर समावेशी विकास होना बहुत जरूरी है। इसको दोस्तों जीडीपी के वृद्धि दर में भी आप माप सकते हैं, बेरोजगारी दर में भी माप सकते हैं, किसी भी प्रकार से माप सकते हैं, वो होता है दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमी। ठीक है, ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखनी है। समावेशी विकास के जो तत्व हैं उनको ध्यान रखना है। ग्रामीण अवसंरचना और कृषि क्षेत्र में निवेश में तीव्र वृद्धि होती है। किसानों के लिए ऋण में तीव्र वृद्धि होनी चाहिए, तब आपका जो होता है समावेशी विकास अच्छे से होता है। द्वितीय सामाजिक जो सुरक्षा होती है संजाल के माध्यम से ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हो। तो यही होता है दोस्तों आपका
समावेशी विकास। अब दोस्तों एक इंडेक्स भी लाया जाता है। इंडेक्स दोस्तों क्या होता है? वैसे जो अगर दोस्तों मैं बात करूं मनरेगा के बारे में, समावेशी विकास ही है। जो मनरेगा 2005 के अंदर एक स्कीम लाई जाती है उस टाइम पर सरकार के द्वारा, तो ये दोस्तों ये भी एक किस्म से आप समावेशी विकास ही कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार दिया जाता है। एक गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा सरकार की तरफ से, आपको इतने पैसे या एक दिन के दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों एक समावेशी विकास की ही एक पहल थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जो आलोचनाओं के परे एक वैधानिक अधिकार के रूप में रोजगार की प्राप्ति के प्रावधान से सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किए जाने वाले जो खर्चे हैं लक्षित लाभार्थियों के हिस्से में व्यापक सुधार देखने को मिलता है। यही कारण है दोस्तों सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो समावेशी विकास पर दिया जाता है। एक दोस्तों एक और बात है इसमें, एक जो समावेशी इंडेक्स जो लाया जाता है डब्ल्यू, ये है दोस्तों इसके इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, इंडेक्स के बारे में ये लाया जाता है। ये किसके द्वारा लाया जाता है? ये लाया जाता है दोस्तों इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किए जाते हैं हर साल। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये जो इंडेक्स है ये देखने को नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों एक और सरकार के द्वारा ये आप इसको देख सकते हैं, इंडिया की रैंक 2018 के अंदर 65 रैंक थी। 3.09% इसके स्कोर के साथ हमने ये इंडेक्स अपनाया था। तो दोस्तों ये है दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी जिलों का रूपांतरण की एक कार्यक्रम चलाया जाता है। ये कार्य किस प्रकार का है दोस्तों? ये कार्य इस प्रकार का है कि जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी महत्वाकांक्षी जिलों का रूपांतरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? कुछ अविकसित जिलों में त्वरित प्रभावी और बदलाव लाना है। इस कार्यक्रम का व्यापक स्वरूप कंजर्वेशन केंद्र और राज्य की योजनाओं में सम्मिलित सहयोग केंद्रीय राज्य स्तर के प्रभावी अधिकारियों, जिलाधिकारियों के बीच और उन जन आंदोलन के द्वारा जो प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं उनके द्वारा सरकार के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको एक समावेशी विकास का देना। राज्य सरकार इस कार्यक्रम के मुख्य संचालक है। राज्य सरकार ही इस कार्य को सारा संभालेंगी और जो डीएम होते हैं उनकी जिम्मेदारी में ये कार्य होता है। इस कार्यक्रम के तहत इनमें प्रत्येक जिले के जो संबल पक्षों के तत्काल सुधार के लिए निम्न स्तर पर प्रगति वाले जो पक्ष होते हैं उनकी पहचान करना, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों का मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल संसाधन और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। तो दोस्तों 5 ही ऐसे सेक्टर है जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इन चीजों को देखा जाता है। एक डीएम के द्वारा उसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की एक पहल होती है कि आपको एक जिले के अंदर ये सब चीजें देखनी जरूरी है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखनी है आपको। और मानव विकास की अवधारणा की अगर माप करें तो हम द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवधारणा की व्याख्या करते हुए यूएनडीपी के द्वारा 1997 में उल्लेख किया गया कि यह एक जिसके द्वारा जन सामान्य विकल्पों का विस्तार किया जाता है, इनके द्वारा कल्याण के उच्च स्तर पर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों एक अवधारणा है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लाया जाता है। उसमें दोस्तों मानव विकास की अवधारणा को सुनिश्चित किया जाता है। किस प्रकार से? कि जो इंडेक्स होते हैं जैसे आपके पर कैपिटा इनकम कितनी है वो सब चीजें देखी जाती है अगर किसी देश की जीडीपी को अच्छे से मापना है। दोस्तों आज के समय में जो जीडीपी मापी जाती है ना हमारे देश के या फिर किसी भी देश के अंदर, तो वो मापी जाती है पर कैपिटा इनकम के आधार पर। अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो उस देश की जीडीपी भी अच्छे से ग्रो कर रही है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप अमेरिका का। अमेरिका की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसमें थोड़ा सा, इसमें आपके लिए बात करता हूँ मैं पीपीपी, वो आपके जो होते हैं अवसर रचना मॉडर्न यानी कि पूंजीवादी या समाजवादी आर्थिक विकास के बारे में। दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो किस प्रकार के लोग होते हैं या फिर क्या क्या उनका झुकाव किस प्रकार का होता है, समाजवाद कौन होते हैं, वो सभी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, लेकिन थोड़ा सा इस लेक्चर में बता देता हूँ। दोस्तों 3 प्रकार की विचारधारा पूरी दुनिया में कार्य करती हैं। कौन कौन सी विचारधारा है? एक है दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा जिसको आप कैपिटलिस्ट कहते हैं, एक है समाजवाद विचारधारा जिसको आप सोशलिस्ट कहते हैं, एक है दोस्तों मिश्रित विचारधारा जिसको आप दोनों का कंबाइन होकर भी कह सकते हैं, पूंजीवादी और कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी और सोशलिस्ट। ठीक है, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करेंगे वो है मिश्रित विचारधारा। दोस्तों भारत की विचारधारा
विचारधारा जो है वो मिश्रित विचारधारा है, क्योंकि हमने सभी का अपना समाजवाद को भी और पूंजीवाद को भी इकट्ठा लेके हमने साथ चले, और गांधीवादी सिद्धांत को भी हमने साथ ही रखा है, जिसको आप लोकतंत्र, समाजवाद और गांधीवादी सिद्धांत को हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया है। उस टाइम पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये सब चीज़ें सुझाई जाती है जो हमारी इकोनॉमी में आज भी विद्यमान है। अब दोस्तों आप देखेंगे 1991 तक हमारा जो झुकाव था सबसे ज़्यादा हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ था, लेकिन दोस्तों जब 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म लाए जाते हैं तो तब से हमारा झुकाव हो जाता है दोस्तों कैपिटलिस्ट की तरफ, यानी कि अमेरिका की एक जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी तरफ हम झुकाव होने लगते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि भारत के अंदर बड़े स्तर पर डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि भारत के अंदर जो कंपनी है, जैसे आप एलआईसी को देख लीजिए, उसके 10% स्टेक बेच दिए जाते हैं। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट मतलब ये हो रहा है दोस्तों, हमारा एक किस्म से हमारी जो इकोनॉमी है वो अब पूंजीवादी विचारधारा की तरफ सबसे ज़्यादा मुख कर रही है। ठीक है, तो पूंजीवादी विचारधारा के जो सामान्य विशेषताएं वो क्या क्या है? निजी संपत्ति का अधिकार होता है दोस्तों, उद्यम की स्वतंत्रता होती है, इसमें 3 स्वतंत्रताएं शामिल है, उद्यम की स्वतंत्रता और जो ठेकेदारी है उसमें स्वतंत्रता, स्वयं की संपत्ति का उपयोग करना। तो ये सभी के सभी दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा। अब आप इससे पता लग रहा होगा जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका सारा का सारा प्रभुत्व होता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर उद्यम है तो सारा का सारा कार्य उनका ही होगा, वो ही सारा का सारा देख रेख करेंगे, उसमें गवर्नमेंट की कोई भी मतलब कोई भी वो नहीं होगी उसमें। तो गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, सरकार की सिर्फ इतना काम होता है कि उनके रेगुलेशन के आधार पर सुनिश्चित करे कि हाँ ये कार्य कर रहा है, उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो यही कारण है दोस्तों, उसको कहा जाता है पूंजीवादी विचारधारा। अब अमेरिका के अंदर अगर आप देखेंगे, अमेरिका के अंदर दोस्तों जितने भी राज्य हैं उनका अलग संविधान है अपना, और जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है, जिसको आप ट्रम्प की या फिर जो जो बाइडेन की सरकार आज के समय में चल रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी, तो वहाँ पे उसका अपना अलग से संविधान है। तो इस प्रकार से दोस्तों उनकी अपनी विचारधारा कार्य कर रही है। लेकिन जो पूंजीवादी होती है, पूंजीवादी के अंदर दोस्तों आर्थिक असमानताएं पनपती हैं, जैसे वर्ग संघर्ष और अनियंत्रित प्रकृति, जोखिमों के साथ नियंत्रण करना, ये सब चीज़ें दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा है। अब एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा है दोस्तों जो पूंजीवादी विचारधारा है वो मैनेजमेंट को लेकर सबसे बढ़िया काम करती है, लेकिन जो समाजवाद विचारधारा है वो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रहती है। तो ये कारण है दोस्तों, जो पूंजीवादी विचारधारा है और जो समाजवादी विचारधारा है इनको आपस में बहुत ज़्यादा टसल रहता है। जैसे आज के समय में आज इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी को भी देखेंगे, जैसे रूस जो है सोशलिस्ट विचारधारा और अमेरिका है वो है कैपिटलिस्ट विचारधारा, यानी कि डेमोक्रेटिक विचारधारा। इनके दोनों का आपस में विचारधाराओं को लेकर भी टसल रहता है। इनको नहीं जाएंगे दोस्तों, हम अपनी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ही हमारा महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा। ठीक है, ये तो पूंजीवादी विचारधारा के बारे में बात हो गई दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ समाजवाद विचारधारा। समाजवाद विचारधारा की क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि सोशलिस्ट की उत्पादन के संसाधनों पर समावित होना, निजी उद्यम न होना, आर्थिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक नियोजन, सामाजिक कल्याण को सामाजिक सुरक्षा। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर दोस्तों कोई भी ऐसा बात नहीं होती है जिसके लिए जो समाज की विचारधारा है, जो सामाजिक कल्याण के लिए जो काम किए जाते हैं पूंजीवादी विचारधारा के अंदर वो कार्य नहीं होते हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा के अंदर ये सब कार्य होते हैं। क्योंकि समाजवाद का मतलब होता है कि जो सरकार का प्रभुत्व होता है वो सारा का सारा सरकार का होता है, और सरकार किसकी होती है? गवर्नमेंट इसकी होती है, जिसके जो लोग बनाते हैं उनको। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो समाजवाद का है वो समाजवाद का प्रभुत्व सबसे ज्यादा होता है, और समाज कल्याण के लिए समाजवाद के अंदर ये सब कार्य चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अब मैं बात करता हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों आप अपने देश के उदाहरण को ले लीजिए। हमारे देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोकतंत्र को भी सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और हम दोस्तों जो समाजवाद है उनको भी बढ़ावा देते हैं। हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, और गांधीवादी सिद्धांत को भी अपना बना के रखते हैं। गांधीवादी सिद्धांत को आप देखेंगे, जो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें हमने तीनों चीज़ों को अपनाया है। ठीक है, उनमें गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर भी हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आज के समय में जो राज्य उनको मानते हैं वो सब के सब भारत देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों एक है रोस्टो द्वारा वर्णित एक विकास विभिन्न चरण। एक आर्थिक विकास है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये दोस्तों एक रोस्टो अमेरिका के एक दार्शनिक हुए, अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हुए। उन्होंने दोस्तों 1960 के दशक में एक अवधारणा बनाई थी। अवधारणा किस प्रकार की, कि जो अर्थव्यवस्था इस प्रकार से ग्रोथ कर रही है तो वो अर्थव्यवस्था एक किस्म से आप इसको स्टेज वाइज मतलब टेक ऑफ करना, जिस चीज को टेक ऑफ का मतलब है कि स्टेज वाइज स्टेज आप
अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना आगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों किसके द्वारा लाई जाती है, रोस्टो मॉडल के द्वारा। इसको दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी बातें इसके लिए पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये होती क्या है। एक होता है दोस्तों परंपरागत समाज, यानी कि आप एक इसको देख लीजिए आप, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, निर्वाह अर्थव्यवस्था सीमित प्रौद्योगिकी होती है। इसके अंदर दोस्तों जो भी ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो सिर्फ चारावाही करके अपना गुजारा करते हैं, कुछ खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं, वो होता है दोस्तों परंपरागत समाज। ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों क्या कहा जाता है, किसने कहा है, रोस्टो स्टेज के द्वारा कहा गया है। रोस्टो स्टेज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर इसको बांटा गया है। इसके अंतर्गत परंपरागत समाज का उदाहरण लिया गया है। अब दोस्तों ये है एक और है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। यह है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। इसमें क्या कहा गया है, विज्ञान जोखिम उठाने की प्रवृत्ति और लाभ अर्जन के संबंध में समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन, श्रम बल की अनुकूलशीलता, और वहीं दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता, एक केंद्रीकृत प्रणाली और वित्तीय प्रणाली का विकास। ये दोस्तों कहा है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ठीक है। इनके द्वारा ये सब बातें कही गई है, किसके द्वारा, रोस्को मॉडल के द्वारा। अब दोस्तों आगे चलता हूं मैं। टेक ऑफ स्टेज के अंतर्गत क्या कहा जाता है, टेक ऑफ स्टेज के अंदर दोस्तों कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था स्वयं को इस प्रकार परिवर्तित करती है कि आर्थिक समृद्धि लगभग स्वचालित रूप से होने लगती है। निवेश दर में वृद्धि होने लगती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अच्छा होने लगता है। प्रति व्यक्ति जो उत्पादन वृद्धि है वो भी अच्छी होने लगती है, और प्रारंभिक वृद्धि उत्पादन की तकनीकों और आय व्यय को प्रभावित करती है। और उसमें दोस्तों यह व्यवस्था निम्नलिखित 3 घटकों पर उन पर शामिल होती है, जैसे राष्ट्रीय आय और निवेश का अनुपात संभावित जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो जाते हैं, और टेक ऑफ व्यवस्था की अपेक्षाकृत छोटी होनी चाहिए ताकि आर्थिक क्रांति की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। ये हो गया दोस्तों टेक ऑफ के आधार पर, ठीक है। अब दोस्तों ड्राइव ऑफ मैच्योरिटी, इसके आधार पर क्या होता है, परिपक्व की दिशा में आगे बढ़ना, स्वयं निर्भर की वृद्धि को अवधि, बचत और निवेश की दर में स्तर में पहुंच जाती है, आर्थिक समृद्धि स्वचालित हो जाती है अर्थव्यवस्था की। ये उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण आप दे सकते हैं जो ड्राइव मैच्योरिटी है, जैसे अमेरिका है, जापान है। ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अब मैच्योरिट हो चुकी है, क्योंकि इनके देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो चुका है, इनके देश के अंदर हेल्थ अच्छी है, और आप देखेंगे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो अच्छे से परिपक्व हैं, मतलब मैच्योरिटी हैं। ये दोस्तों जो कहा है, ये मॉडल किसने तैयार किया है, रोस्टो स्टेज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मॉडल है। इस प्रकार से जो इकोनॉमी होती है वो ग्रोथ करती है। इस प्रकार की दोस्तों ये अवधारणा इसके द्वारा दी गई है। उच्च भोग की अवस्था, यानी कि हाई मासिस कंजम्पशन क्या है दोस्तों, उद्योग अर्थव्यवस्था पर उधार बन जाते हैं, और जो व्यापक वस्तुएं होती हैं वो खपत होने लगती हैं, और जो उपभोक्ता होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, वही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब दोस्तों हेरोडोरो मॉडल की बात कर लेते हैं। ये भी दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, जब उस टाइम पे 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री जो हमारे उस टाइम पे हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा ये हेरोडोमल की भी अवधारणा अपनाई जाती है। किस प्रकार का होता है दोस्तों ये हेरोडोमल मॉडल, ये होता है दोस्तों निवेश और मांग की गतिशीलता प्रकृति का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। किस प्रकार का यह प्रदर्शित किया जाता है कि पूंजी और मांग की भिन्नताएं आर्थिक वृद्धि के अस्थिरता हेतु उत्तरदायी होती हैं, आर्थिक विकास का मुख्य निर्धारक है, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी प्रगति और जनसंख्या की वृद्धि इत्यादि आर्थिक विकास के ये निर्धारक निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर आप बांट सकते हैं। निवेश की दर के आधार पर कि कितना आपने निवेश कर रहे हैं और किस सेक्टर में कर रहे हैं। ये दोस्तों है हेरोडोमर मॉडल का विकास, ठीक है। अब विकासशील जो देश होते हैं उनके लिए क्या है, इनके लिए क्या जरूरी है, विकासशील देशों के लिए दोस्तों क्या जरूरी है, हेरोडोमर मुख्यतः विकासशील या विकसित देशों को दीर्घकालिक बेरोजगारी से संरक्षण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था को उनके आर्थिक विकास की दिशा हेतु प्रदान की जा रही थी। और जो उच्च प्रवृत्ति है, जैसे कैपिटल आउटलुक रेशियो है, आकलन आधारित, जिसे समय समय पर स्थिर रहना चाहिए। यह है दोस्तों हेरोडोरो मॉडल का विकास मॉडल। और वहीं दोस्तों विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति विकसित देशों से भिन्न है, क्योंकि विकासशील देश अलग अपने बेरोजगारी रखते हैं और जो विकसित देश हैं उनकी बेरोजगारी अलग है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनके देश में सबसे ज्यादा पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी, और वही दोस्तों विकासशील देश जो होते हैं उनके देश में होती है परछन बेरोजगारी। और जो
विकसित बेरोजगारी होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों? बेरोजगारी के दो प्रकार होते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी और एक शहरी बेरोजगारी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, एक जब वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले, चाहे फिर आपके लिए किसी भी स्टेटमेंट में देके क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें दोस्तों ग्रामीण बेरोजगारी के आप देखेंगे हंगामी बेरोजगारी भी होती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। वहीं अगर शहरी बेरोजगारी के बात करूँ तो सुशिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी सबसे बढ़िया होती है या खतरनाक भी आप कह सकते हैं इसको, ये होती है औद्योगिक बेरोजगारी। इसके अंतर्गत दोस्तों तांत्रिक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, संजगन बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये दोस्तों बेरोजगारी के प्रकार हैं। ये विकसित और विकासशील देशों में दोनों में देखे जाते हैं। विकसित देशों के अंतर्गत दोस्तों जो देखे जाते हैं वो होते हैं चक्रीय बेरोजगारी, और वहीं जो विकासशील देश होते हैं उनके अंदर देखे जाते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों इसमें वृद्धि का जो समाप्त किया जा सकता है, जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनके उनके स्तर में वृद्धि दर बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है, और इसके में जो सकल मांग है उसके उत्पादक में वृद्धि के अनुरूप ही ये वृद्धि होती है। अगर किसी देश के अंदर दोस्तों वृद्धि बढ़ जाती है तो बेरोजगारी भी कम होने लगती है। तो ये दोस्तों एक मॉडल है, अगर किसी देश के अंदर जो मांग है वो कम होने लगती है, विकसित देश के अंदर वो मांग कम होने लगती है, तो बेरोजगारी भी वहाँ पर बढ़ने लगती है। तो ये कारण है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है हेरोडोरम मॉडल के आधार पर। अब दोस्तों एक भारत के लिए एक लुईस मॉडल के भी एक इंपॉर्टेंस है, क्या है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दृष्टिकोण लुईस मॉडल पर आधारित था। उनका विचार था कि दोस्तों भारत के पास एक कृषि क्षेत्र मौजूद है, मतलब हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर है। अब लेबर के आधार पर अगर इसका लेबर का हम उपयोग कहीं और में करें, औद्योगिक में करें। अब आप देखेंगे भारत के अंदर जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने उद्योगों का विकास बड़े स्तर पर किया है। हमने दोस्तों क्या किया, हमने जो जो कृषि में सबसे ज़्यादा लेबर लगा रही थी, तो हमने उस लेबर को हटाकर अपने उद्योगों में शामिल करने की योजना बनाई। इसको कहा जाता है दोस्तों लुईस मॉडल की प्रशासनिकता। तो दोस्तों यही कारण है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इस लुईस मॉडल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो लुईस मॉडल होता है उसको क्या करते हैं, जैसे श्रमिक होते हैं हमारे, जो श्रमिक होते हैं उसको खेती बाड़ी में लग रहे हैं, लेकिन उसको कहीं और हम यूज करें, जिससे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। तो ये दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार का हमारा औद्योगिक मॉडल सामने आता है और क्या क्या होता है, ठीक है। अब महालनोबिस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। महालनोबिस जो होते हैं वो कलकत्ता में जन्मे होते हैं, हमारे देश के अंदर ही महालनोबिस मॉडल होता है। ये दोस्तों भारत के अंदर ही एक अच्छे दार्शनिक हुए जिनके द्वारा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो तैयार करते हैं और हमारे देश के अंदर औद्योगिक मॉडल का विकास करते हैं। दोस्तों हमारे देश की जो नियोजित आर्थिक विकास के लिए अपनाई जाने वाली उचित रणनीति को लेकर मतभेद की स्थिति रही थी। ऐसे में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी बिना किसी स्पष्ट रणनीति के समाप्त हो गई, उसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। हालांकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के एक विकास मॉडल तैयार करती है। इस मॉडल ने दोस्तों उन्होंने दर्शाया कि भारत की तीव्र गति से आत्मनिर्भर विकास करने के लिए विकास परिव्यय का एक प्रमुख भाग आधारभूत भारी उद्योगों के निर्माण में लगाया जाना चाहिए। जो महालोबिस थे उनके अनुसार दोस्तों भारत जैसे देश में वास्तविक पूंजी निर्माण की दर केवल धन के रूप में की जाने वाली बचतों पर निर्भर नहीं है, अपितु यह दोस्तों पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण की अक्षमता पर निर्भर रहती है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि बचत की दर वास्तव में बढ़ जाए और उपभोक्ता वस्तु संबंधी उद्योगों में उनके निवास की पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास की गति को तीव्र गति प्रयास किया जा सकता है। और भारत में दोस्तों कौन सा मॉडल अपनाया जाता है, ये अपनाया जाता है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के आधार पर। कौन तैयार करता है, नेहरू और महालनोबिस, ठीक है, दोनों के दोनों ये तैयार करते हैं। इस मॉडल ने दोस्तों 3 दशकों से अधिक समय तक सातवीं पंचवर्षीय योजना तक इस योजना ने कार्य किया। नियोजन प्रक्रिया के निर्देशित किया कि जो नोबिस थे मॉडल की सोवियत योजना जो हमारे देश के अंदर भी विद्यमान है, जो समाजवाद की सबसे ज्यादा झुकाव था, मैंने आपको पहले भी बताया। लुईस मॉडल को सम्मिलित रूप से माना जाता है। इसमें दोस्तों कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, विकास की दर निवेश की दर पर निर्भर करती है, अतः इसे ध्यान रखते हुए निवेश की दर को बढ़ाना होता है, और वहीं विदेशी घरेलू बचत का भी उपयोग होता है। यह है दोस्तों हमारे देश के अंदर अपनाए गए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर महालनोबिस मॉडल की अवधारणा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, अब दोस्तों अवसंरचना का वित्त पोषण हम किस प्रकार से करेंगे। इसमें आप देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
पब्लिक गवर्नमेंट इन्वेस्ट इंक्रीज इन द इकोनॉमी। अब जो प्रमोट एम्प्लॉयमेंट होता है, ग्रोथ होती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, अगर किसी देश के आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित रूप से चलाना है, तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण होना जरूरी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आप किसको काउंट करेंगे? जैसे हमारे देश के अंदर सड़कें हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, या फिर हम देखेंगे कि रेलवे, जो ये सब चीज़ें दोस्तों होती है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। अगर किसी देश के अंतर्गत ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी भी और जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं सामने आएगा, वो भी अच्छे से उभर के सामने आएगा। तो यह है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। अब दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो पीपीपी मॉडल के आधार पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो पीपीपी मॉडल किस प्रकार का? पीपीपी मॉडल है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, वो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में भी आपके लिए डिस्कस करती थी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अवसंरचना जो दोस्तों वित्त पोषण होता है, मतलब अवसंरचना जो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है उसको फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए, तभी तो जाके आप इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? अब दोस्तों सरकार के पास सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू आता है वो आज के समय में टैक्स से आता है। टैक्स से सबसे ज़्यादा हम रिवेन्यू लेते हैं। इनकम डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वहीं दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं से बोरो करती है, सरकार कहीं ना कहीं से किसी भी क्षेत्र के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो फिर दोस्तों सरकार के द्वारा ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। वित्त पोषण के अंतराल वित्तीय बोझ होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो मुद्दे जुड़े होते हैं, जो अवसंरचना के वित्त पोषण में जो मुद्दे जुड़े होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऋण लेकर किया गया वित्त पोषण, ये बातें मैंने आपको बता दी। वित्त जो बीमा पेंशन है, कोषों को निवेश बाध्यता, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए जाते हैं दोस्तों? पीपीपी मॉडल के आधार पर फिर सरकार के द्वारा ये तंत्र लाया जाता है। किस प्रकार का? सरकार के जो समक्ष नियम है आधारित पॉलिसी फ्रेमवर्क के संदर्भ में कम बजट आवंटित की बाधा होती है। किस लिए? इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो निजी क्षेत्र को अवसंरचना क्षेत्र में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाए। जो हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट जो जो उद्योगपति हैं, जैसे टाटा है, अडानी है, अंबानी है, तो ये दोस्तों क्या करते हैं? ये अपनी कंपनी बना के रखते हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है इनकी, तो ये बना के रखते हैं। वो सरकार से ये परसेंटेज के आधार पर ये कहते हैं कि आपको हमें मतलब इतने परसेंट में हम आपको देंगे, तो आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करिए। तो ये दोस्तों इसमें क्या क्या सरकार उनको गारंटी देती है? किसी प्रकार की जो अगर उसको कहा जाता है दोस्तों यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक के जो उद्यम है उनके अंतर्गत हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके आए। IPP के आधार पर सरकार के द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। अब दोस्तों एक और है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये कैपिटलिज्म और ये सोशलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके पीपीपी की सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें है दोस्तों रूम पर इनोवेशन, या फिर डेवलपमेंट फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, इंप्रूव एसेस टू कैपिटल और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर पीपीपी मॉडल पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है ना दोस्तों, उसके अंदर मैनेजमेंट अच्छा होता है और डेवलपमेंट अच्छा होता है, सबसे बड़ी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा बेटरमेंट होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट फेसिबिलिटी एंड आल्सो राइट एट द स्टार्ट, वैल्यू फॉर द मनी, ट्रांसफर फॉर द स्किल एंड द नॉलेज, बेटर यूज द टेक्नोलॉजी। ये सिग्निफिकेंस है, ये महत्व है अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पीपीपी मॉडल के आधार पर होता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो पीपीपी मॉडल का मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, जो मेंस 2022 के अंतर्गत आया था, जब मैं जो लेक्चर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आप क्वेश्चन आंसर आराम से दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसमें भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी निगम लिमिटेड। ये दोस्तों इसका IFFCL का गठन किया जाता है। यह है दोस्तों अवसंरचना परियोजनाओं को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा IIFCL की स्थापना की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण गठन है दोस्तों, ये एक संस्था है। इसके द्वारा एक सरकार क्या कार्य करती है? सरकार कंपनियों को लोन देती है, बैंकों को मतलब साथ लेके इस कंपनियों के इन द्वारा कंपनियों को लोन देती है कि आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करिए। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति यानी सेबी की स्थापना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अधिसूचित किए। IDF या तो म्यूचुअल फंड या फिर IDF और कोई भी NBFC हो सकते हैं। कतिपय शर्तों के परिस्थितियों के अधीन रहते हुए वाणिज्य बैंकों को RBI के पूर्व अनुमोदन के साथ IDF या फिर NBFC का प्रयोजक बनने की अनुमति है। साथ ही दोस्तों IDF को जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, लिमिटेड कंपनियां होती हैं संरचना की, ऑफशोर फंड को भी आकर्षित करने के लिए भारत सरकार का IDF के द्वारा उधारी या
पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान करने की बेस्ट होल्डिंग टैक्स को 20% से घटाकर 5% की सोच रही है। ये दोस्तों सारे के सारे कार्य हैं जो सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किए जाते हैं। और दोस्तों वहीं बॉन्ड भी लाए जाते हैं, सरकार के द्वारा खुदरा के द्वारा बॉन्ड लाए जाते हैं और विदेशी मुद्रा के भंडारों का भी प्रयोग किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में। ठीक है, ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखनी है आपको। दोस्तों पीपीपी मॉडल थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं कि पीपीपी मॉडल से लाभ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे दोस्तों परियोजना की अदायगी, संचालन व प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना, क्षेत्र में जो निवास है बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का उपलब्धता होना, और जो उच्च प्रौद्योगिकी है पहुंच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकती है। पर जो पीपीपी परियोजना है किस प्रकार की परंपरागत परियोजना से भिन्न है। जैसे दोस्तों हमारी जो खरीद है परियोजना है, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट है, पीपीपी परियोजना से मुख्य अंतर होते हैं। किस प्रकार के जो पीपीपी परियोजनाएं होते हैं परंपरागत निर्माण परियोजना के परियोजना विकास क्रियान्वयन के प्रबंधन से भिन्न होते हैं। किस प्रकार से भिन्न होते हैं, जो पीपीपी परियोजना होती है उसके मामले में प्रशासनिक अनुमोदन की प्रक्रिया अलग होती हैं। पीपीपी परियोजना के तार्किक रूप से तभी व्यवहार्य हैं जब वह एक मजबूत बिजनेस मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। पीपीपी परियोजना का ध्यान एक विशिष्ट श्रेणी पर या परिसंपत्तियों की अदायगी पर नहीं बल्कि एक परिभाषित मात्रा के आधार पर स्पष्ट रूप से होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो मैनेजमेंट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है जो पीपीपी मॉडल से अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं दोस्तों, सीमाएं भी आपको जाननी बहुत जरूरी है। ये संभव है कि जो भावी उच्च जोखिमों के कारण निजी क्षेत्र की किसी परियोजना में रुचि न दिखाएं अथवा परियोजना को क्रियान्वित करने की तकनीकी वित्तीय अथवा प्रबंधकीय क्षेत्र में उसमें न हो। यह है दोस्तों कुछ सीमा, इसकी ध्यान रखनी है आपको। पीपीपी मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, सारी बातें इसमें मैंने आपको उसमें बता दी है। अब दोस्तों जो मैं आपको एक और बातें बता देता हूं कि जब ये पीपी मॉडल पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उस पे जो ओनरशिप होती है वो पब्लिक की होती है यानी कि सरकार की होती है या फिर उस कंपनी की होती है जो उसको बना रही है साथ मिलके। ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर सप्लाई और मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें जो ओनरशिप होती है वो होती है सरकार की, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की ही होती है। वहीं अगर उसका मतलब कंजम्पशन करना है, उसमें अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें पब्लिक या सरकार और प्राइवेट दोनों ही कर सकती है। और कितना ठेके पर कितना लिया जाता है, लगभग 3 से 5 साल। ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों इसमें प्राइवेट ओनरशिप एसेट और एफईआई के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब दोस्तों इस प्रकार की बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है ये सरकार के द्वारा इंपोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के अंतर्गत। तो क्योंकि आज के समय में जो पीपीपी मॉडल के आधार पर ये सब चीजें हो रही हैं। अगर हमें रेलवे का निर्माण करना है वो भी पीपीपी मॉडल के आधार पर ही हम कर रहे हैं। अगर कोई पुल का निर्माण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर दोस्तों पीपीपी मॉडल सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं। क्योंकि हमें प्राइवेट के साथ काम मिलकर चलना है और प्राइवेट के द्वारा ही हमें चीजें करनी है, क्योंकि उनके द्वारा वो चीजें बेहतर हो पाती हैं सरकार में। क्योंकि सरकार क्या करती है दोस्तों, सरकार के अंदर जो होती है, सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तैयार हो गए, गवर्नमेंट तक कोई प्रोजेक्ट बना रही है तो उसके अंदर जो अधिकारी होते हैं क्या मतलब कि वो भ्रष्टाचार न करें, क्या इसका क्या जिम्मेदारी है। तो दोस्तों प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर प्राइवेट के जो लोग होते हैं वो उसकी जो कार्यशील होती है क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा पीपीपी मॉडल लाए जाते हैं। ये सब बातें दोस्तों मैंने इसमें बताई हैं। जो भी बातें दोस्तों इसमें मैंने बताई, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोस्तों मेरी सीरीज लेक्चर, इसकी सीरीज का लास्ट लेक्चर था। मैंने आपसे जो वादा किया था वो सब पूरा का पूरा किया। वही दोस्तों अब मैं आगे आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊंगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका मैं बात बता देता हूं, जो पहले से न्यूज में रहते हैं, क्योंकि उससे सीधे सीधे लगभग 3 से 4 सवाल आराम से बनेंगे आपके यूपीएससी एग्जाम में या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में। अब दोस्तों मुझे इस लेक्चर सीरीज के जो भी मैंने आपके लिए बातें बताई हैं, आशा करता हूँ थोड़ी सी अगर कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसको सुधारने का भी मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी नेक्स्ट सीरीज में।